जहां दुनिया कहानियां बनाती है, वहां हम वो कहानियां दिखाते हैं जो सच में घटी हैं। ये चैनल है उन सच्ची घटनाओं का मंच, जो कभी दबा दी गई, कभी भुला दी गई और कभी बताई ही नहीं गई। रियल स्टोरी बाय योगेश। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियां जिनमें दर्द भी है, साजिश भी है और सच्चाई भी। अगर आपको सच्चाई से डर नहीं लगता तो सब्सक्राइब कीजिए और जानिए वो सच जो दुनिया नहीं बताना चाहती। अंधेरी रात में जेल की दीवारें भी कांप रही थी। तारीख थी 17 जुलाई 2013। वक्त था रात के 12:05। जेल के अंदर सफेद कपड़ों में खड़ा था 19 साल का मासूम रेहान अली। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक गहरा सवाल था, क्यों? चारों ओर पुलिस और जल्लाद खड़े थे, जैसे किसी अपराधी को अंजाम देने आए हो। लेकिन उस लड़के ने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी थी। रेहान एक गरीब दर्जी का बेटा था जो सिलाई करके माँ का इलाज करवाना चाहता था। हर सुबह 5 बजे उठकर नमाज पढ़ता, फिर दुकान पर चला जाता। रात 9 बजे लौटकर माँ के साथ बैठकर खाना खाता और फिर किताबें पढ़ता। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, इंजीनियर बनना और माँ को अच्छा जीवन देना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 मार्च 2011 की शाम उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पास के मोहल्ले में एक 8 साल की बच्ची की हत्या हो गई। कोई सुराग नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, सिर्फ एक अफवाह चली कि रेहान वहां दिखा था। पुलिस ने बिना सबूत, बिना जांच सीधे रेहान को उठा लिया। थाने में उसे 3 दिन तक पीटा गया, जब तक कि उसने जुर्म कबूल नहीं कर लिया। रेहान बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अदालत में भी सबूतों की कमी थी, लेकिन मीडिया ट्रायल ने उसे दोषी बना दिया। लोगों ने अदालत से पहले ही उसे हत्यारा मान लिया। जज ने फांसी की सजा सुना दी। उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का रास्ता तय हो चुका था। जेल की पहली रात को रेहान ने मां की आवाज को अपने तकिए में तलाशा। चारों ओर अजनबी कैदियों की घूरती निगाहें उसे और अकेला कर रही थी। अंदर से वह टूट रहा था, लेकिन बाहर से चुप था। हर सुबह गिनती में खड़ा रहना और हर शाम चुपचाप खाना निगलना उसकी आदत बन गई थी। कभी उसने जेल के फर्श पर कुरान की आयतें उकेरनी शुरू कर दी। हर रोज अल्लाह से यही दुआ करता, सच सामने आ जाए। माँ ने वकील करने की लाख कोशिशें की, लेकिन कोई नहीं मिला जो मुफ्त में केस लड़े। गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया, कहने लगे ये तो जन्म से ही अपराधी था। रेहान की बहन स्कूल जाना छोड़ चुकी थी। लोग ताने मारते थे। उसके अब्बा एक रोज सदमे से गुजर गए। अब बची थी बस माँ, जो रोज एक चिट्ठी लिखती थी लेकिन कभी पोस्ट नहीं करती। रेहान जेल की दीवार पर दिन गिनता था। हर लकीर एक सजा की तरह लगती थी। वो गिनती अब 1000 से ऊपर जा चुकी थी। जेल में उसे अपराधियों के बीच रखा गया, जिन्होंने सच में कत्ल किए थे। एक ने कहा, तू बच्ची का कातिल है, तुझे तो हम ही सजा देंगे। रेहान पर हमला हुआ, उसके चेहरे पर गर्म पानी डाला गया। 1 हफ्ते तक वह बैरक के कोने में पड़ा तड़पता रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं की, न जेलर ने, न डॉक्टर ने। उसे खुद ही अपने घावों को साफ करना पड़ा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग कैदी ने उसे खाना दिया और कहा, मैं जानता हूँ तू मासूम है। उस बुजुर्ग का नाम था बलबीर सिंह, जो खुद गलत केस में बंद था। बलबीर ने कहा, तू हार मत मान, मैं तुझे लिखना सिखाऊंगा। रेहान ने बलबीर से जेल डायरी लिखनी शुरू की। हर दिन वह उस डायरी में अपना दर्द उकेरता गया। एक दिन उसने अपनी पूरी कहानी एक चिट्ठी में लिखी और बाहर भिजवा दी। वो चिट्ठी दिल्ली की एक पत्रकार तक पहुंची। उस पत्रकार का नाम था रचना श्रीवास्तव, जो गलत मामलों पर रिपोर्ट करी थी। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो रात भर सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने रेहान के केस की फाइल ढूंढना शुरू किया। फाइल में ना कोई डीएनए रिपोर्ट थी, ना कोई गवाह, ना कोई सीसीटीवी, बस एक कबूलनामा था जो थाने में दबाव में लिया गया था। रचना ने आरटीआई लगाकर केस से जुड़े दस्तावेज मंगवाए। फिर वो पहुंची उस मोहल्ले में जहां हत्या हुई थी। वहां किसी ने कहा, हाँ, उस दिन एक सफेद स्कूटर वाला अजनबी देखा गया था। किसी ने ये बयान पहले नहीं दिया था, क्योंकि पुलिस ने दबाव डाला था। रचना ने हर पुराने गवाह से दोबारा बात की और नोट्स लिए। फिर उसने एक रिपोर्ट तैयार की। शीर्षक था, एक मासूम की सूली। रचना की रिपोर्ट एक राष्ट्रीय अखबार में छपी और फिर तूफान मच गया। टीवी डिबेट में रेहान का चेहरा हर तरफ छाया हुआ था। लोग सवाल पूछने लगे, क्या हम एक मासूम को मार देंगे? नेताओं ने बयान देना शुरू किया। केस दोबारा खोलने की मांग होने लगी। पुलिस विभाग पर सवाल उठे, जांच क्यों नहीं की गई? रेहान की मां को पहली बार लगा कि उसकी आवाज अब सुनी जा रही है। सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। इस बार जांच शुरू हुई 0 से। रेहान से दोबारा पूछताछ की गई और उसने अपनी डायरी जांच टीम को दी। सिट ने पुराने सबूतों को फिर से परखा। सिट टीम जब थाने पहुंची तो सबसे पहले उस इंस्पेक्टर को तलब किया गया जिसने रेहान से जुर्म कबूल करवाया था। उस इंस्पेक्टर का नाम था धर्मवीर चौधरी
और उसने दावा किया कि सब कानूनी रूप से हुआ था। लेकिन जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसके जवाब बदलते रहे। जांच में ये बात सामने आई कि उस समय सीसीटीवी खराब था, लेकिन फिर में सीसीटीवी फुटेज का जिक्र था। सिट ने वो पुरानी बच्ची की रिपोर्ट दोबारा जांच करवाई, इस बार फॉरेंसिक लैब से। जो खून बच्ची के कपड़ों पर मिला था वो रेहान के डीएनए से मैच ही नहीं करता था। फिर भी उसे सिर्फ एक गवाह की झूठी बात पर दोषी माना गया था। वो गवाह खुद 10 साल से गायब था। अब खोजने पर पता चला कि वह नेपाल भाग गया था। सिट ने उस गवाह को ढूंढकर भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर रेहान को पहली बार जेल में एक छोटा सा रेडियो सुनने को मिला। जब उसने रेडियो पर सुना कि उसका केस दोबारा खुल गया है तो उसकी आंखें नम हो गईं। बलबीर सिंह ने कहा, बेटा अब शायद ऊपर वाला तुझे इंसाफ दिलाने वाला है। रेहान ने उसी रात कुरान की आयतें पढ़ी और अपनी माँ को एक नई चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा था, अम्मी क्या मैं फिर से सूरज देख पाऊंगा। सिट ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड में पाया कि असली आरोपी को उसी मोहल्ले में देखा गया था, लेकिन नोटिस नहीं किया गया। एक बूढ़े दुकानदार ने बताया कि सफेद स्कूटर पर एक अनजान आदमी रोज आता था और घटना के बाद से गायब हो गया। सिट ने स्कूटर के नंबर की तलाश शुरू की। उस नंबर प्लेट से पता चला कि स्कूटर चोरी का था और एक भूतपूर्व आरोपी के इस्तेमाल में था। उस आरोपी का नाम था बबलू शुक्ला, जो पहले भी 2 बार नाबालिगों के केस में गिरफ्तार हो चुका था। अब शक की सुई उस पर टिक गई थी। सिट ने बबलू शुक्ला को ट्रैक करने के लिए 3 राज्यों में टीम भेजी। वह फरार था और पुलिस रिकॉर्ड में लापता दिखाया गया था, लेकिन मोबाइल टावर की लोकेशन से पता चला कि वह अब ओडिशा में एक नए नाम से रह रहा है। बबलू अब खुद को राजू यादव के नाम से पेश करता था और एक होटल में काम करता था। सिट ने जब उसे पकड़ा तो उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब डीएनए लिया गया तो सच बाहर आ गया। डीएनए उस खून से मैच करता था जो बच्ची के कपड़ों पर मिला था। ये सबसे बड़ा मोड़ था, जिससे साफ हो गया कि रेहान बेगुनाह है। बबलू ने कबूल किया कि बच्ची को उसने गलत नीयत से पकड़ने की कोशिश की थी और गलती से उसकी जान चली गई। फिर उसने सबूत मिटाने के लिए लाश को फेंक दिया और मोहल्ले से भाग गया। जब पूछा गया कि रेहान का नाम कैसे जुड़ा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा। ये सुनकर सिट चीख उठी, मतलब एक मासूम को सिर्फ शक पर सूली पर चढ़ा दिया गया। ये सब सुनकर पत्रकार रचना श्रीवास्तव भी फूट फूट कर रो पड़ी। रेहान की मां को इस सच की जानकारी दी गई और उन्होंने खुद को 2 दिनों तक कमरे में बंद कर लिया। तीसरे दिन उन्होंने एक ही बात कही, क्या मेरा बेटा जिंदा बचा रहेगा। सिट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि फांसी की तारीख रोकी जाए और केस रिव्यू किया जाए। कोर्ट ने तत्काल आदेश दिया, रेहान की फांसी पर रोक। यह आदेश रात 2:45 बजे जेल पहुंचा और तब तक रेहान को फांसी के लिए तैयार किया जा चुका था। जल्लाद ने रस्सी हाथ में ली थी, लेकिन तभी जेलर चिल्लाया, रुको आदेश आया है। रेहान की सांस वापस लौट आई। एक पल की देरी होती तो वो मर चुका होता। पूरा जेल सन रह गया और रेहान दीवार से टिककर वहीं बैठ गया। रेहान जब फांसी से बचा तो उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी थी। बलबीर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब उसे दुनिया को अपना सच बताना है। रेहान ने पूछा, क्या अब मैं भी सूरज देख पाऊंगा। पत्रकार रचना श्रीवास्तव ने उसके केस पर एक स्पेशल रिपोर्ट छापी। लोगों ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग की और उसका नाम ट्रेंड करने लगा। जेल अफसर हर दिन मिलने आने लगे और रेहान को अब नए सेल में रखा गया। उसने जेल में एक डायरी लिखना शुरू किया जिसका पहला वाक्य था, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। सिट ने उस पुलिस टीम के खिलाफ जांच शुरू की जिसने रेहान को झूठे केस में फंसाया। धर्मवीर चौधरी को निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। रेहान की मां पहली बार कैमरे के सामने आई और कहा कि मेरा बेटा कभी भी गुनहगार नहीं था। एक दिन अचानक रेहान को दौरे पड़ने लगे और उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये PTSD है, यानी मानसिक अत्याचार से जुड़ी बीमारी। कोर्ट ने आदेश दिया कि रेहान को मेडिकल ट्रीटमेंट और काउंसलिंग दी जाए। रेहान ने जेल की लाइब्रेरी से भाग मिल्खा भाग की किताब पढ़ी और खुद को मिल्खा जैसा महसूस किया। उसने लिखा कि मैं भी आग से भागा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी दौड़ मौत से थी। कोर्ट से नोटिस आया कि अगली सुनवाई अंतिम होगी और रेहान को पेश किया जाए। कोर्ट में सन्नाटा था, हर कोई बस उस लड़के की तरफ देख रहा था जिसने मौत को छू लिया था। रेहान हथकड़ी में था मगर उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। जज ने DNA रिपोर्ट देखी और केस फाइल पढ़ते ही सिर झुका लिया। बबलू शुक्ला को भी कोर्ट में लाया गया जहां उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। जज ने कहा, ये मामला सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि एक जिंदगी का कत्ल है। रेहान की मां कोर्ट में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे मगर चेहरा शांत था। बबलू ने कबूल किया कि उसने ही वो मर्डर किया था और भाग गया था। पुलिस ऑफिसर धर्मवीर ने रोते हुए कहा कि उस पर ऊपर से दबाव था इसलिए झूठा केस बनाया। कोर्ट ने कहा कि रेहान को बाइज्जत रिहा किया जाता है और दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलेगा। जेल से रिहाई का आदेश पहुंचा और रेहान को उसी शाम जेल से बाहर लाया गया।
जब वो बाहर निकला तो 10 साल बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो कांप गया। उसकी मां दौड़कर उसे गले लगी और दोनों एक दूसरे की छाती से लगकर रोने लगे। मीडिया ने उस पल को लाइव दिखाया और पूरा देश उस मासूम को सलाम कर रहा था। जेल से बाहर आने के बाद भी रेहान को हर चीज से डर लगने लगा। कभी दरवाजा बंद होने की आवाज से वो चौंक जाता तो कभी तेज लाइट देखकर आंखें बंद कर लेता। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग अब भी जेल के उस एकांत में कैद है। सरकार ने उसे मुआवजा देने की घोषणा की, मगर वो बोला मुझे पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। रेहान ने तय किया कि वो अब कानून पढ़ेगा और ऐसे निर्दोषों के लिए लड़ेगा। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था सच्चाई के लिए सांस। हजारों लोग उससे मिलने आने लगे जो खुद भी झूठे केस में फंसे थे। मीडिया ने उसे हीरो बना दिया, मगर रेहान अब भी भीड़ से डरता था। एक रात उसने अपनी माँ से कहा कि अब मैं खुलकर सांस लेना चाहता हूँ। उसकी माँ ने सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा अब तो आजाद है, मगर तेरी लड़ाई अभी बाकी है। रेहान ने कानून की पढ़ाई शुरू की और हर दिन 10 घंटे तक पढ़ता था। उसे नींद कम आती थी, मगर उसकी आंखों में अब मकसद साफ था। वो खुद को बदल रहा था। वो मासूम लड़का अब सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया था। 3 साल बाद उसने कानून की डिग्री हासिल की और पहला केस उसी जेल के कैदी के लिए लड़ा। वो केस जीत गया और उसका नाम देश भर में फिर सुर्खियों में आ गया। लोग उसे बुलाने लगे भारत का निडर वकील जो मौत से जीत कर लौटा। रेहान पहली बार देश के सबसे बड़े टीवी चैनल की डिबेट में बैठा था। हर कैमरा उसकी ओर घूमा जैसे कोई तूफान शांत होकर लौट आया हो। लोगों ने देखा एक साधारण वकील किस तरह सिस्टम के झूठ को ललकारता है। रेहान ने पहली पंक्ति में ही कहा, फांसी सिर्फ गला नहीं घोटती बल्कि न्याय का दम भी तोड़ देती है। उसके सामने बैठे अनुभवी पत्रकार भी कुछ पल को चुप हो गए। जब उसने बताया कि उसका भाई निर्दोष था और सिस्टम ने उसे मार डाला तो दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया, जैसे सबको एक साथ किसी ने आईना दिखा दिया हो। रेहान ने बताया किस तरह झूठे गवाह, खरीदे हुए सबूत और दबाया गया सच मिलकर इंसान को मार सकते हैं। उसने कहा, अगर एक निर्दोष मरा तो पूरा संविधान कटघरे में है। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं उस देश का वकील हूँ जहाँ सबूत कमजोर और सजा पक्की होती है। लोगों ने टीवी पर देखा एक गुस्से से भरा चेहरा, मगर आंखों में आंसू छिपे थे। उस दिन रात को ट्विटर पर #Justice for Aman ट्रेंड करने लगा। लोग रेहान की बातों को शेयर करने लगे जैसे किसी ने उनकी भी दबाई हुई आवाज को जुबान दे दी हो। वो डिबेट रात 9 बजे शुरू हुई और देश की नींद उड़ा गई। हर जगह बस एक ही नाम गूंजा, रेहान खान, जिसने टीवी पर आकर कहा था कि अगर न्याय मर गया तो फिर अदालतें सिर्फ इमारतें रह जाएंगी। रेहान की बहस के अगले ही दिन सड़क पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पोस्टर बनाए जिस पर लिखा था, निर्दोष के खून का हिसाब चाहिए। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के छात्र और महिलाएं सब न्याय की मांग को लेकर सामने आ गए। लोगों ने अदालत के बाहर मोमबत्तियां जलाकर शांत मार्च किया, मगर इस बार नारे खामोश नहीं थे। हर आवाज एक सैलाब बन चुकी थी। फांसी के बाद सच क्यों निकला? उस दिन सोशल मीडिया ही नहीं, सरकारी अफसरों के मोबाइल भी जलने लगे। रेहान को गुप्त सूचना मिली कि कुछ ताकतवर लोग अब उसे भी चुप कराना चाहते हैं, मगर वो डरा नहीं। उसने कहा, अगर मुझे भी मार दिया गया तो मेरा नाम लोगों के दिलों में रहेगा। वो दिन एक आंदोलन में बदल गया। लोगों ने कहा, अगर सिस्टम से न्याय नहीं मिला तो हम खुद उठाएंगे आवाज। फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और लेखक सबने रेहान का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से केस की फाइल दोबारा मंगवाई। देश अब 2 हिस्सों में बंटा था, वो जो चुप थे और वो जो रेहान के साथ खड़े थे, और वो हिस्सा बढ़ता ही जा रहा था जो चुप नहीं रहना चाहता था। तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में केस की फिर से सुनवाई शुरू हुई। जज ने पुराने सबूतों को देखते ही कहा, ये फांसी की नहीं, न्याय की गलती थी। नया सबूत सामने आया जिसमें साबित हुआ कि असली कातिल पुलिस का ही एक मुखबिर था, जिसने झूठे बयानों से अमन को फंसाया था। सुनवाई के बीच कोर्ट में सन्नाटा था और रेहान की आंखों में आंसू। जज ने कहा, अमन की फांसी इस देश की अब तक की सबसे बड़ी न्यायिक भूल थी। कोर्ट ने माफी मांगी, सरकार ने मुआवजा और सम्मान की घोषणा की, लेकिन रेहान ने कहा, मैं अमन को नहीं लौटा सकता तो ये पैसे क्या करेंगे? उसने बस एक मांग रखी, फांसी से पहले दोबारा जांच की प्रक्रिया अनिवार्य हो। कोर्ट ने उसकी मांग पर विचार के लिए कमेटी गठित कर दी। उस दिन अखबार की हेडलाइन थी, एक भाई की जिद ने देश को हिला दिया, और लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर सिर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये इंसाफ की एक नई शुरुआत थी। और रेहान अब सिर्फ एक वकील नहीं, देश का हीरो बन चुका था। वो केस जीत गया और उसका नाम देश भर में फिर सुर्खियों में आ गया। लोग उसे बुलाने लगे भारत का निडर वकील जो मौत से जीत कर लौटा। एक भाई अपने निर्दोष भाई की फांसी के बाद भी हार नहीं माना। उसने सिस्टम से टकराने की ठानी, अकेले लड़ाई शुरू की और पूरे देश को जगा दिया।
लेकिन क्या सिर्फ रेहान की जिम्मेदारी थी ये लड़ाई लड़ने की? क्या हम सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कल अगर आपके घर का कोई निर्दोष फंस जाए तो क्या आप भी इतने मजबूत होंगे? इस कहानी का अंत सिर्फ मन की बेगुनाही से नहीं होता। इसका अंत तब होगा जब देश में एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी, जब जांच ईमानदारी से होगी और इंसाफ में देरी नहीं बल्कि गारंटी होगी, क्योंकि इंसाफ सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक भरोसा है, और अगर वो टूट गया तो देश का दिल भी टूटेगा। सोचिएगा जरूर।